मेरा धर्मपाल जी से मिलना करीब 95-96 में हुआ और उनसे बात करके मेरी अपनी दृष्टि में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, देखने की, समझने की। मैं उस समय तक इतना, अभी भी मूर्ख ही हूँ, लेकिन उस समय ज़्यादा मूर्ख था शायद, कि ये मानता था कि जैसा मैं सोचता हूँ वही सत्य है, और चीज़ों को, भारत को देखना या यहाँ की समस्याओं को देखना, उसमें कोई और विकल्प है ऐसा मैं मानता ही नहीं था। वही एक तरीका है देखने का। धर्मपाल जी ने उस चीज को ऐसा झटका दिया कि मुझे अपनी सारी मान्यताएं, लगभग सारी मान्यताएं, समाज के प्रति, देश के प्रति, चीजों को देखने और समझने के प्रति, पहले तो ये पता चला कि मेरी मान्यताएं थीं। मैं उसके पहले इस बारे में भी सचेत नहीं था कि मान्यताएं करके कोई चीज होती है जो हमारी दृष्टि को संचालित करती है। तो उसके प्रति एक उनकी वजह से नजर पड़ी, और फिर वो मान्यताएं क्या क्या है वो समझ में आने लगी। और उनका वो कहाँ से आई, कैसे आई, अपने आप हुआ, वो सब चीज़ों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उनकी फॉल्सिटी, उनकी हॉलोनेस मुझे दिखाई देने लगी, उन मान्यताओं की, उनका खोखलापन मुझे दिखाई देने लगा। और ये कैसे हुआ? चलते फिरते हुआ। उसमें हमारा थोड़ा बहुत अनुभव था गांव में शिक्षा का, और शिक्षा के अनुभव का मतलब मैं उसमें और स्पेसिफिक अगर हूं तो गांव के लोगों से जब बात होती थी, बड़े बुजुर्ग महिलाओं से खास करके, तो उनका ये जोर दे के इस बात को बोलती थी कि ये पढ़ाई हमारे कोई काम की नहीं है, ये पढ़ाई हमको बर्बाद कर रही है, इत्यादि इत्यादि। उसमें मैं बहुत, क्योंकि जो लोग हमसे थोड़ा वाकिफ हैं वो इस बात को कई बार सुन चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन वो जो बात उन्होंने कही वो कहीं अटक गई, और उसको जब मैंने धर्मपाल जी से उसकी चर्चा की तो धर्मपाल जी का पहला जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि आपने गांधी जी को पढ़ा है क्या? और मैंने पहली बार सोचना शुरू किया कि मैंने गांधी जी को, मैं तो ये मानता था कि गांधी जी को जानता ही हूँ, जैसे हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग मानते। तो इस बात पे पहली बार ध्यान गया कि पढ़ा नहीं है। तो फिर उनके ही आग्रह पे गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने ये बहुत खास तौर पे मुझे हिदायत दी मेरे पूछने पे कि भाई ये तो 100 वॉल्यूम है, ये मैं कैसे पढ़ूंगा, ये तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो उनका ये कहना था कि भाई 15-16 से लेके 1915-16 से लेकर के 1920-22 तक के गांधी जी को, या 24 तक के गांधी जी को तो आप जरूर पढ़ लीजिए जितना हो सके। और उसमें भी उन्होंने कुछ मुझे 10-15-20 तारीख बता करके कि ये जरा जरूर देख लीजिए। तो वो जब देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो कुछ दिनों के बाद एक अपने आप एक विचार सा बनने लगा और समझ में आने लगा क्या पढ़ना है। उसके बाद धर्मपाल जी की उतनी उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रही। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि गांधी जी को ऐसे तो रोज नई बातें लोग कहते हैं, आप लोग लेख पढ़ते होंगे, लोगों का सुना हुआ सुनते होंगे, लेकिन मुझे अभी भी, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, और लोगों को भी जो उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, और हर तरह की चीजें लिखी गई हैं। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो धर्मपाल जी की जो मुझे जो मार्गदर्शन था कि 1915-16 से लेके 1924 के बीच के गांधी को पढ़ो, वो बात में बहुत दम है। जब बाद के गांधी को भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे वो ज्यादा, उससे बहुत कुछ मदद मिलती है। और उसके पीछे का कारण ये था कि
धर्मपाल जी एक बात कहते थे कि शुरू में जब गांधी जी अपनी बात रखते हैं हिंदुस्तान में आने के बाद, 15 में आए, जैसे हम सबको पता है, 9 जनवरी को 1915 को भारत में पहली बार आए साउथ अफ्रीका के बाद। और तो शुरू में जो गांधी कह रहे हैं उसमें बहुत लाग लपेट नहीं है, उसमें बहुत प्रेशर में आके नहीं कह रहे हैं, या उनको बहुत सारी चीज़ों को संभाल करके जो बात होती है कि इस चीज़ को भी मुझे देखना है, उस चीज़ को, इससे कुटुंब का जो मुखिया होता है उसको बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके वो बात करता है। अभी वो स्थिति गांधी जी की नहीं पहुंची है, वो खुलकर बोल रहे हैं अपनी बात। तो अगर गांधी को समझना हो तो वो उस गांधी को पढ़ो या सुनो जब वो अपनी बात खुलकर बोल रहे हैं। और ये बात में मुझे बहुत दम लगता है, और मुझे आज भी कोई नौजवान आते हैं तो मैं उनको 10-12 उनके बोले हुए तारीख के अनुसार बताता हूं कि ये तुम पहले गांधी जी को पढ़ो, फिर बाकी और पढ़ते रहना। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, मैं आपको ये बता रहा हूं। और वहां से एक बहुत बड़ी बात हुई, जो कि जब मैं गुरुजी से मिला, और गुरुजी से भी मिलना मेरा धर्मपाल जी से ही एक तरह से हुआ, क्योंकि धर्मपाल जी ने कहीं लिखा था कि मैं आदिलाबाद गया था और वहाँ पे जाति पुराण सुना था। कोई रविंद्र शर्मा हैं, वो आदिलाबाद में रहते हैं, कला आश्रम नाम की कोई चीज़ चलाते हैं, और वहाँ उन्होंने जाति पुराण की कोई जाति पुराण सुने थे। और उस पर फिर जैसा धर्मपाल जी का होता था कि भाई हमारे तो साधारण आदमी भी, साधारण से साधारण आदमी की भी आत्म छवि बहुत ऊंची होती थी। तो उन्होंने जो वहाँ पे जाति पुराण सुना था, उसमें कोई, जिस जाति के लोग वहाँ बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम नहुष की संतान हैं, राजा नहुष की संतान है। तो धर्मपाल जी उसमें से ये निकाले, जो उनका ग्रास्पिंग होती थी वो इसी तरह की होती थी, वो ये निकाले कि देखो साधारण से साधारण आदमी भी अपने को राजा की ही संतान मानता है। वो राजा भले ही शापित हो गया हो, लेकिन था राजा की संतान। ऐसे फिर वो आत्मछवि पे बहुत बात करते थे, और इस बात पे उनको बहुत कष्ट होता था कि हिंदुस्तान के आम आदमी की आत्मछवि आज के दिन कुछ भी नहीं रही है, उसको अपने विगत का कोई एहसास ही नहीं है, और उसको अपनी सेल्फ इमेज जो है वो खत्म प्राय हो गई है। तो जब मैं एक तरफ गांधी जी, धर्मपाल जी की वजह से, और दूसरी तरफ रविंद्र शर्मा गुरुजी के संपर्क में आया, तो मुझे कुछ समय के बाद ये लगने लगा कि ये तीनों में एक जुड़ाव है, एक बहुत ही खूबसूरत जुड़ाव है। अगर हमको भारत को समझना है, भारत की सभ्यता को समझना है, यहाँ की संस्कृतियों को समझना है, तो हमको, और यहाँ के साधारण को समझना है, तो हमको ये तीनों के से बहुत बड़ा एक पूरी तस्वीर हम गढ़ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि धर्मपाल जी इस बात को बार बार कहते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा स्पेक्युलेटिव होना चाहिए। हम लोगों को स्पेक्युलेट करना आना चाहिए। स्पेक्युलेट करने का मतलब ये नहीं कि गैम्बलिंग करनी आनी चाहिए, उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमको अपने विगत और अपने बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा। कुछ चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, उन चीजों को हमको जोड़ने के लिए एक अंदाजा, एक स्पेक्युलेशन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे इतिहास में इतनी त्रुटियां, जिस तरह से वो लिखा गया है, इतना डिस्टॉर्शंस हैं, उसमें कहीं उसमें सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि वो सब गलत है, लेकिन वो सत्य असत्य के साथ या डिस्टॉर्शंस के साथ इतना घुल मिल गया है कि हमको वो सत्य ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। तो हमको कोशिश करके वो ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है, और उस कोशिश में हमको खुद के अनुभव को भी जोड़ना पड़ेगा। खुद के अनुभव
जैसे हम में से बहुतों की यह हालत होगी कि जब हम लोगों ने गुरुजी को सुना होगा, कम से कम मैं जानता हूँ अपने बारे में, और मैं कई मेरे मित्रों को का भी यही अनुभव है कि जब गुरुजी को सुनते थे तो गुरुजी कथा सुनाते थे, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा मैंने देखा है, इत्यादि इत्यादि। तो जब वो बातें करते थे तो हम लोगों के सबके दिमाग में कहीं न कहीं बचपन की या अपने गांव की या अपने कुटुंब की कोई ना कोई चीज से उसका जुड़ाव दिखाई देता था कि अरे ये तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, वो भी ऐसा, हाँ अच्छा अच्छा, अब समझ में आया कि वो जो चीज थी गुरुजी जो बोल रहे हैं उसके साथ उसका कनेक्शन बैठता था। ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना, ये मेरे साथ भी घटा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बैठे बहुत लोगों के साथ ये घटा होगा, और शायद यही घटना हमको गुरुजी से जोड़ती है। सबसे पहले तो यही जोड़ती है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं इस बात में दम है, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा है, पर मैं जोड़ नहीं पाया था, गुरुजी जोड़ कर बता रहे हैं। तो ये भी अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव ही कहूंगा मैं इसको। तो इस तरह की बहुत सारी बातें धर्मपाल जी जो काम किया, धर्मपाल जी के काम में मुझे यही दिखाई दिया, जो सबसे बड़ी बात कि भाई हाँ, जो गांधी जी कहते हैं हिंद स्वराज में कि हम जानबूझ के उस रास्ते नहीं गए, कौन से अध्याय में है मैं भी भूल रहा हूं, पर एक जगह वो कहते हैं कि हम जानबूझ के बड़े शहरों की तरफ, बड़ी सच्ची, हाँ, उस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं गए, और हमने वही हल हजारों सालों से चलाया, उसी झोपड़ी में हजारों सालों से रहते हैं। तो ये एक तरह का इन्फॉर्म्ड डिसीजन था हमारा, हमने इसका चुनाव किया। ये नहीं कि हम दूसरी तरफ जा नहीं पाते, जा नहीं सकते थे, हम जानबूझ के उस तरफ नहीं गए। इस बात को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये बात है करीब 20 साल पुरानी। हम लोग एक जगह बैठे थे, ये बटुक यहाँ बैठा है, उसके पिताजी भी बैठे थे, हम लोग सब बैठे थे, कुछ गप्पें लग रही थी, और उस गप में ये गप लगी कि भाई ये जो लोहे का स्तंभ है, जो स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, जिसमें जंग नहीं लगता, ये हम सब देखे हैं कि ये है। स्टेनलेस स्टील बनाने की कला भी हमारे पास है, आज भी है, अगड़ियों के पास है। अगड़िया नाम की एक जाति होती है जो आज भी लोहा बनाते हैं। लोहा ही नहीं बनाते, वो कोई कोई उनमें ऐसा है जो स्टील भी बना देगा, जिसमें जंग नहीं लगेगा। ये टेक्नोलॉजी हम जानते हैं कि हमारे लोगों के पास है। वो कैसे बनाते हैं, वो उसकी एकदम अलग तरीके से बनाते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बनाती है और ये जैसे बनाते हैं, इनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये लोग बनाते हैं ओपन हर्थ फर्नेस में, जहां ऑक्सीजन से उसका संबंध होता है, और जो आज के फैक्ट्री में बनती है वो क्लोज फर्नेस में बनती है। हम इस बात को शायद जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन से उसका संपर्क होगा तो वो स्टेनलेस स्टील बनाना बहुत मुश्किल, बन ही नहीं सकता इनके ऐसा, पर हमारा अगड़िया बना लेता है। तो ये बात कैसे बनाता है, इसका आज तक उस पर शोध नहीं हुआ है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी बहुत ही रोचक बात है। शायद ये बात है 1991 या 92 की, बम्बई IIT में एक पहला PPST की कॉन्फ्रेंस हुई। मैं बहुत सारी बातें ये मान के कर रहा हूँ कि सब लोगों को पता होगा कि PPST क्या है, ये सब ज्यादातर लोगों को पता है ना, ये बातें बता देंगे तो चलेगा। नहीं, अच्छा, बच्चे भी आए हैं, इन लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा। तो एक पेट्रियोटिक पीपल ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक ग्रुप बना था, करीब मुझे लगता है ये 90 के शुरुआत में बना होगा, और वो धर्मपाल जी की प्रेरणा से बना था। उसके पीछे भाव ये था कि हम अपनी दृष्टि से विज्ञान को, समाज को देखें, पश्चिमी दृष्टि से ना देखें, हम अपनी दृष्टि से देखें। तो उसमें बहुत सारा काम, जो गुरुजी जिस काम को बताते थे, जिन चीज़ों की बातें करते थे, उस तरह के काम हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ की साइंस, हमारे आम आदमी में अभी भी है। उसको इन लोगों ने काफ़ी कुछ खोजा, उसमें बहुत कुछ लिखा गया, विलक्षण काम हुआ। बाद में मेरे समझ में 98 के आसपास वो सॉर्ट ऑफ PPST खत्म भी हो गया, मतलब बहुत जल्दी शुरू हुआ और बहुत जल्दी खत्म हो गया। लेकिन उसकी पहली जो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो बॉम्बे IIT में थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में
ये निर्णय हुआ कि अगड़ियाओं को ला करके लोहा बनाया जाए, दिखाया जाए कि ऐसे भी लोहा बनता है। तो अगड़ियों का जो फर्नेस होता है वो करीब 10-20 किलो का होता है, वो बैलगाड़ी में आ सकता है। तो फर्नेस आ गया और वहां पे ये हुआ कि साहब अब चालू करिए और भट्टी चालू करिए और लोहा बनेगा। तो जब वो लगाने लगे तो पता चला धोपनी लाना भूल गया वो अगड़िया। धोपनी समझते हैं ना, वो बेलो जिसको बोलते हैं, जिससे आग जलती है, तो वो नहीं लाया। एयर प्रेशर के लिए, जैसे खाल लोहार की जो अपन बात कर रहे हैं। हाँ, खाल लोहार। तो वो नहीं लाया तो वो बोला मैं कैसे करूंगा। तो इन्होंने कहा भाई आग ही तो जलानी है, कोयला तो है, हम एक पंखा लगा देते हैं और उससे वो आग जल जाएगी। तो ये आइडिया बोला चलो कोशिश कर लो। इन्होंने आग जला दी, पंखा लग गया और 1-2 घंटे हो गए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है। ये मैं गप नहीं सुना रहा हूं आपको, ये डॉक्टर बलाल जो एक मेटलर्जी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बम्बई IIT के, उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताई है ये बात। तो वो साहब को लोहा बन नहीं रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब एग्जीबिशन होने वाला है, लोग आने वाले हैं, तुम्हारा लोहा नहीं बन रहा। तो वो हंस के बोला कि नहीं बनेगा। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं बनेगा। तो बोले ये आग जो आपने जलाई है ना, ये बेजान है, इसमें प्राण नहीं है। प्राण नहीं है आग में, मतलब बोले प्राण तब आता है जब अंदर जाती है हवा, बाहर आती है। हम लोग सांस लेते हैं, प्राण के आयाम में जलती है। हाँ, हम जब सांस लेते हैं प्राण, तो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम जीवित हैं। तो वो आग में भी जब आप बेलों से हवा देते हो, तो देते हो फिर निकालते हो, तब उसमें प्राण आता है, तब वो उसमें जान आती है। तो ये मृतक आग है, इससे लोहा नहीं बनेगा, ऐसा उस अगड़िए ने कहा। ये लोग को समझ में नहीं आई बात, लेकिन अब मरता क्या ना करता। तो ये लोग भाग दौड़ के पवई IIT से इधर उधर भागकर एक इनको बेलो मिल गया, वो धोपनी मिल गई, धोपनी लेके आए और लोहा बन गया। तो हमको ये बलाल साहब ये कह रहे थे, डॉक्टर बलाल, कि हमको नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया कि वो हुआ क्या, प्राण। लेकिन ये मैंने देखा है तो मैं इसको वो भी नहीं कर सकता, नकार भी नहीं सकता। तो खैर मैं बात कर रहा था इस बात की कि इस तरह की तमाम चीजें धर्मपाल जी को जब मैं पढ़ता हूं तो ये मेरे में एक भाव आता है कि हमारे यहाँ एक बहुत, जिसको वो भी कहते थे, एक चलित समाज था, सब कुछ होता था, जिसको गुरुजी कहते हैं कि गांव में ही पूरी दुनिया थी। उस गांव में सब कुछ हो रहा है, हम दुनिया को गांव में ले आए, हम दुनिया में जाने की जरूरत नहीं थी, उसी गांव में सब कुछ था, हम सब कुछ ही प्रोड्यूस कर लेते थे उस गांव में। तो ये बात जो धर्मपाल जी ने इंगित किया है, जो गांधी जी ये कहते हैं कि हम जानबूझ के, हाँ ये गप की बात बता रहा था, वो लोहे वाली स्टेनलेस स्टील की, वो ये हुआ कि साहब ये टेक्नोलॉजी तो है अगड़ियों के पास कि स्टेनलेस स्टील बन जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई कि इतना बड़ा खंबा जो उन्होंने खड़ा किया, वो तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, दुनिया में नहीं है। वो टेक्नोलॉजी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार जर्मनी में आई, ऐसा लोग कहते हैं। क्रुप करके एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है बहुत बड़ा जर्मनी का, आज भी बहुत पैसे वाले लोग हैं, दुनिया के बड़े पैसे वालों में शायद वो लोग होंगे। तो क्रुप ग्रुप के यहाँ पहली बार इस तरह की फोर्जिंग की टेक्निक डेवलप हुई कि आप 200 फुट लंबा एक खंबे को आप एक साथ फोर्जिंग कर सके। फोर्जिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ से आप लोग डालेंगे मोल्टन आयरन, इधर से डाल रहे हैं, जब तक वो दूसरी जगह पहुंचेगा वो जम जाएगा। और ये अगर आपको ठीक से लोहा बनाना है तो पूरे का पूरा 200 फुट का अगर वो है तो वो पूरा मोल्टन स्टेट में ही होना चाहिए। उस तरह की हमारे पास कोई तकनीक पूरे विश्व में दूसरे महायुद्ध के पहले तक नहीं थी, पर ये हमारे सामने प्रमाण है कि ये लोहा का स्तंभ पड़ा है इतना ऊंचा और स्टेनलेस स्टील का और इतना बड़ा है। तो प्रश्न ये उठता है वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई? स्टील की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन 200 फुट लंबे स्तंभ की टेक्नोलॉजी हमारे पास कहाँ गायब हो गई? तो गप में किसी ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि जिस को बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, रावण भक्त हुआ, हिरण्यकश्यप भक्त हुए, बहुत सारे भक्त हुए,
उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया या फला भगवान को प्रसन्न किया और ये मांगा उनसे आशीर्वाद कि अब तुम कभी मरोगे नहीं, अमरत्व का वरदान मिला। और जैसे ही अमरत्व का वरदान मिला वो उसी को खाने को दौड़ा जिसने वो वरदान दिया, माने वो राक्षस बन गया। तो जैसे ही आपकी उम्र जितनी होनी चाहिए उसे बढ़ा दी जाती है तो वो राक्षस बन जाता है। प्लास्टिक राक्षस ही है ना, हमने उम्र बढ़ा दी, अब वो राक्षस है, वो हमको खा रहा है, ये हम रोज इस संकट से गुजर रहे हैं। तो वो लोहा जिसकी आपने उम्र, स्टेनलेस स्टील, एक तो उम्र बढ़ गई, अब उसमें जंग नहीं लगता, और फिर इतना बड़ा आपने बना दिया, तो इसका उपयोग हथियार के लिए ही होगा, ऐसा लोगों ने सोचा होगा कोई गोष्ठी में बैठ के कि भाई ये तो राक्षस का काम होगा इससे, तो इस टेक्नोलॉजी को ही नष्ट कर दो। ऐसा एक हम लोगों ने स्पेक्युलेट किया, ये इतिहास की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये मुझे अच्छी कहानी लगी, ये स्पेक्युलेशन मुझे अच्छा लगा, शायद ऐसा हुआ होगा जो गांधी जी कहते हैं कि हम जानबूझ के उस रास्ते पे नहीं गए, ये बात में सत्यता होगी। और इस बात का प्रमाण फिर गुरुजी ने एक बार दिया। गुरुजी ये कहते थे कि उन्होंने ये चीज देखी है या सुनी है कि एक जुलाहा, उसने एक ऐसी मशीन बनाई, ऐसी खड्डी बनाई जिसमें करीब 40 फुट की, 40 फुट चौड़ी, नॉर्मली तो 5 फुट 6 फुट की खड्डी होती है या 4 फुट की खड्डी होती है, उसने 40 फुट की खड्डी बनाई जिसमें आप 40 फुट का एक साथ बना सके। और वो बड़ा खुश होकर अपने बुजुर्गों के पास उस चीज को ले गया कि देखो मैंने क्या आविष्कार किया। उन्होंने उसको देखा, सराहना की और फिर कहा इसको नष्ट कर दो। क्यों नष्ट कर दो? क्योंकि तुम 10 लोगों की रोजी रोटी खा जाओगे। जो काम 10 लोग करते वो तुम अकेले करोगे तो 10 लोगों की रोजी रोटी खा जाओगे, इसलिए इसको नष्ट कर दो। उसने नष्ट नहीं किया, वो वहां से जाके कहीं और चला गया। बाद में पता चला वो आदमी का, उसको वो रहा ही नहीं, उसको मार दिया गया था। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि गुरुजी की बात से ये निकला कि हमारे लोगों ने बहुत सारे आविष्कार को कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है तो बहुत बढ़िया चीज, लेकिन समाज के लिए ठीक नहीं है, इसको नष्ट कर दो। ये बात गांधी जी की उस बात से मिलती है। और धर्मपाल जी के, आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ें या दूसरी किताबों को पढ़ें तो आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं कि हमारे यहाँ कितना समृद्ध और कितनी वाइब्रेंट सोसाइटी थी। उसका प्रमाण फिर इन दोनों, मतलब ये तीनों की मुझे एक कड़ी दिखाई देती है। तो इस बात पे हम लोगों की 3-4 साल से बातें हो रही हैं, बल्कि ज्यादा से, कि भाई ये तीनों में एक हम लोगों को एक संबंध दिखाई देता है, गांधी, धर्मपाल और गुरुजी। गुरुजी ने अलग तरह से बात रखी है, वो उसका एक तरह से दृष्टांत देते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने देखा है। धर्मपाल जी एक लार्जर मैक्रो लेवल पे आपको बताते हैं कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ रही है। लाखों स्कूल हिंदुस्तान में चलते थे, जिसका नाम स्कूल उस समय नहीं दिया जाए पर हम लोग अपनी आम भाषा में स्कूल कहें। लाखों इस तरह के स्कूल चलते हैं बंगाल बिहार इलाके में, या आपके दक्षिण में, या आपके कराची वाले इलाके में, या पंजाब के इलाके में इतने सारे स्कूल चलते हैं। तो कैसे चलते हैं? कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है, पर इसके ये एविडेंस है कि ये चलते हैं। इस तरह की तमाम बातें दिखाई देती हैं। और गांधी जी को के हिंद स्वराज में और उनके कामों में बहुत सारी इस तरह की चीजें मिलती हैं जहाँ की वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो इन तीनों को जोड़ करके हमको एक कुछ इस पे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो इसलिए कि ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 8-9 साल से मैं पर्सनली, एक मेरे गुरु तुल्य हैं सैमडोंग रिम्पोचे। सैमडोंग रिम्पोचे तिब्बती संस्थान सारनाथ में जो है उसके फाउंडिंग डायरेक्टर और बाद में वाइस चांसलर होके वहाँ से निकले और बाद में वो प्रधानमंत्री भी रहे तिब्बती सरकार के। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उनसे मुलाकात भी धर्मपाल जी की ही वजह से हुई। उन्होंने उनके बारे में बात की थी, फिर मैं उनसे मिला था वगैरह वगैरह। तो मैं मानता हूँ कि रिम्पोचे जी को गांधी जी की जितनी समझ है या हिंद स्वराज की जैसी समझ है, जितनी गहरी, उतनी मैं किसी और को की नहीं मानता हूँ दुनिया में।
और वो आदमी ऐसा है, बौद्ध भिक्षु है, लेकिन जब मैं पहली बार उनसे मिला तो वो बोले कि मैं धर्म पद लेके मैं अपने झोले में नहीं चलता हूँ, लेकिन हिंद स्वराज लेके चलता हूँ। और उन्होंने झोले से वो किताब निकाली, हिंद स्वराज, एकदम फटी फूटी थी, क्योंकि वो हर समय उसको पढ़ते रहते। तो वो गांधी को कभी कभी बुद्ध से भी ऊपर रखते, रिम्पोचे जी। और ऐसा मैंने मतलब वो एकदम अलग टाइप के आदमी हैं, उनको कोई स्वतंत्र विचार जिसको कहते हैं, ओपन माइंड, वैसे आदमी है, पूरी तरह से कमिटेड हैं दलाई लामा के प्रति, लेकिन दिमाग बिल्कुल खुला है उनका, और बिल्कुल ओरिजिनल थिंकर मैं उनको मानता हूं, ट्रूली। तो वो आदमी, मुझे 2009 की बात है, मैं उनके पास गया एक लंबा इंटरव्यू करने, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई लोग परंपरा को बड़ी गालियां देते हैं आजकल, समझते हैं क्या परंपरा को? तो मैंने कहा कि रिम्पोचे जी, ये तो सवाल आप गलत आदमी से कर रहे हैं, मैं खुद ही नहीं समझता हूं। तो उन्होंने कहा और कुछ लोग बहुत उसकी बड़ाई भी करते हैं, वो भी समझते हैं क्या? मैं पूछा कि आप बताइए क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो बोले तुम शिक्षा में हो तो कम से कम भारतीय परंपरा में शिक्षा को कैसे देखा गया है, इस पर कुछ काम करो। तो मैंने कहा कि करता हूं, लेकिन आपका उसमें हमको सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने 3 साल 3 बड़ी बड़ी गोष्ठियां बुलाई इस बात को समझने के लिए कि भारतीय परंपरा में शिक्षा को कैसे देखा गया है। तो उसमें हम लोगों ने बौद्धों को बुलाया, जैनियों को बुलाया, हिंदुओं के अलग अलग घटकों को बुलाया, कृष्णमूर्ति के लोगों को बुलाया, श्री अरबिंदो के लोगों को बुलाया, गांधीयंस को बुलाया, ये आपके रामकृष्ण मिशन वाले लोगों को बुलाया, टैगोर के शांति निकेतन से लोगों को बुलाया, वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़ी गोष्ठियां हमने 3 ऑर्गेनाइज की और इसको समझने का प्रयास किया कि परंपरा में शिक्षा को कैसे देखा गया है। और तीनों गोष्ठियों के बाद हम लोगों का निष्कर्ष, मैं और रिम्पोचे जी बैठे, हम लोगों का निष्कर्ष ये निकला कि कहीं कुछ समझ बची है परंपरा के बारे में तो वो सिर्फ कथक वालों के पास या भरतनाट्यम वालों के पास या ध्रुपद वालों के पास या आयुर्वेद के लोगों के पास है। लेकिन जिसको हम शिक्षा कहते हैं वहाँ पे किसी कोई समझ या खास बची नहीं है परंपरा की। और इन लोगों में से किसी एक भी व्यक्ति को आधुनिकता से कोई समस्या नहीं थी। जो कि हिंद स्वराज अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ हिंद स्वराज को कि हिंद स्वराज एक क्रिटिक है, सबसे बड़ा क्रिटिक है मॉडर्निटी का, आधुनिकता का। हिंद स्वराज अगर कुछ है तो आधुनिकता का क्रिटिक है। वो ये बताने की चेष्टा है कि आधुनिकता कितनी छली है, कितना इल्यूजनरी है, आपको भ्रम में रखती है, ये बताने की उसमें चेष्टा है। उसमें गांधी जी कितना सफल हुए या नहीं हुए ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो यही बता रहे हैं कि ये जो दिखाती है आधुनिकता, जो बोलती है, जो दावा करती है और जो वास्तव में वो है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है, बल्कि कभी कभी तो विरोधाभास है। जो बोलती है और जो है वो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। तो हमने उसके बाद, वो 3 गोष्ठियों के बाद, हमने आधुनिकता को समझने पे रिम्पोचे के साथ बहुत प्रयास किया। और उस प्रयास में मैं एक और नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि उस आदमी की समझ भी, और हमारे यहाँ के जितने हीरो हैं मैं मानता हूं भारत के, उनको हम लोग जानते नहीं, ना हम उनको पढ़ते हैं ठीक से। एक आध अपवाद की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा आम आदमी वो अमेरिकन या यूरोपियन कोई टचपूंजिया भी होता है, उसका नाम से शायद वो वाकिफ होता है, और नहीं भी होता है तो अगर दूसरा कोई बोल देता है तो वो बोलेगा हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ये इस तरह के सेल्फ कॉन्शियस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को नहीं जानते। तो उनमें एक नाम है A.K. सरन का, प्रोफेसर A.K. सरन। उनके वो, अगर आप नाम सुने हो, आनंद कुमार स्वामी, उस परंपरा के वो व्यक्ति हैं, अपने सरन साहब। सरन साहब ये कहते हैं कि आधुनिकता के 3 वो तत्व बताते हैं
तीन गुण बताते हैं या अवगुण बताते हैं, जैसे भी आप लें। एक है ये हिंसक है, इट इज वायलेंट। एक है कि ये नॉवेल्टी सीकिंग है, न्यूनेस सीकिंग है, इसको हर समय नया चाहिए। घोड़े के ऊपर सींग लगा दो, नया हो गया, तो ये नए के चक्कर में रहती है। और तीसरा है ये स्वयंभू है, इसको किसी और से रूटलेस है। साधारण भाषा में अगर कहें तो ये रूटलेस है, इसकी रूट्स नहीं है, इसकी जड़ें नहीं है। माने इसको कहीं से अपने को सत्यापित करने के लिए कहीं और से जोड़ने की जरूरत नहीं लगती, ये खुद ही अपने को सत्यापित करती है। तो ये तीन उन्होंने गुण बताए। मुझे लगा कि आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार में तो सिवाय समस्या के और कुछ दिखाई नहीं देता। और अब हमारी ये हालत हो गई कि हम समस्याओं की बात नहीं करना चाहते, कुछ हल्की फुल्की समस्याओं को देख लेते हैं और उसी पे बहस करते हैं। जैसे आजकल जो चल रहा है देश में, उसकी मैं इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं, हिंसा की समस्या या जो पर्यावरण की समस्या, संसाधनों की समस्या या वैमनस्य की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या कि आदमी में विश्वास की कमी हो गई है, आस्था की कमी हो गई है ही नहीं, किसी चीज पे विश्वास नहीं है, साइंस पे भी विश्वास नहीं रहा। जो शायद एक जमाने में 50 साल पहले या 70 साल पहले पढ़े लिखे आदमी को विश्वास होगा साइंस पे कि साइंस से सारे समाधान निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, वो बात अब नहीं रही। अब आम आदमी को भी साइंस पे वैसा भरोसा नहीं है। उनको ये पता है कि भाई मैं अगर बीमार पड़ गया तो ये बीमारी का समाधान तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी राहत मुझे दवाई से मिल जाएगी, लेकिन ये दवाई का असर 10 साल या 20 साल बाद कुछ और तरह का होगा, इसका कहीं ना कहीं पीछे में रहता है, पर वो उसको नजरअंदाज करता है। तो हम लोग नजरअंदाज करके जीवन जी रहे हैं। हमारे पास कोई चीज का समाधान है ही नहीं, दुनिया के पास नहीं है। जिस तरफ दुनिया जा रही है, जिसको विकास कहा जा रहा है, वो विकास खाली इकोनॉमिक नहीं है, दूसरी तरह की भी चीजें उसमें हो रही हैं। उधर जिस तरफ दुनिया जा रही है उसमें सबको पता है, अगर थोड़ा भी सोच के बैठे तो वो उसको मालूम है कि कोई समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बातें चल रही हैं आजकल। अगर आप आज समाज में जाएं तो लोग बोलते हैं भाई अच्छी अच्छी बातें करो, ये कहाँ उदास और डिप्रेशन की बात करते हो, खुश रहो। किस चीज के लिए खुश रहो वो छोड़ दो, खाली अभी में रहो, अभी में रहो, बढ़िया है, देखो हवा अच्छी है, देखो कितना खूबसूरत आशीष जी ने बनाया है, इसको देखो, मजा लो, खुश रहो। तो ये खुश इसलिए रहने की इतनी ज्यादा बातें इसलिए होने लगी मुझे लगता है क्योंकि सब जगह तो अंधकार ही दिखाई देता है। तो वो अंधकार को देख के आदमी डिप्रेशन में जाए, इससे अच्छा है कि ये सब थोड़ा देख कर खुश रहो। आप बाजार में जाइए, अगर आप कोई अंग्रेजी जहाँ किताबें बिकती हैं और अंग्रेजी की किताबें ज़्यादा बिकती है, हिंदी की तो खोजनी पड़ती है, तो उन बुक स्टोर्स में दिल्ली में जाइए तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग पे कम से कम 50 किताबें तो सामने सामने दिख जाएंगी, है ना। तो ये मुझे लगता है ये अपने युग का एक वो है कि किसी तरह से तो जीना है ना, तो ये जीने के एक रेमेडियल एक्शंस उसके लिए किए गए हैं। इसी तरह धर्मों में भी बहुत कुछ हो रहा है आजकल, जो नए नए धर्म निकल रहे हैं उसमें भी ये सब बहुत कुछ है। खैर, तो मैं ये बात पे आ रहा हूं कि इस बात को हमको फेस तो करना पड़ेगा कि समय ऐसा है कि इसमें कोई समाधान किसी भी क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। मैं खास करके स्कूलों और यूनिवर्सिटी में थोड़ा मेरा आना जाना होता है, तो वहाँ भी जब मैं बैठ करके, गोष्ठी में तो नहीं पर एक दो लोगों के साथ बैठ कर अगर गहराई से बात होती है दोस्ताना अंदाज में, तो हर आदमी कुछ समय के बाद ये एडमिट करता है कि साहब हम कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कर क्या रहे। आप अगर डॉक्टर आपके मित्र हैं उनसे भी बात करें तो इसी तरह का स्वर वहाँ भी सुनाई देगा। हर जगह ऐसा ही स्वर दिखाई देगा कि हमको पता नहीं है, चल रहा है चल। और रेमेडियल एक्शन तो ये होता है कि आज एक रेमेडियल एक्शन लीजिए और वो ही 5 साल 6 साल के बाद उल्टा पड़ता है और फिर आप उसका कोई हल निकालते हैं, छोटा शॉर्ट टर्म। तो मैं इस सारे को आधुनिकता से जोड़ता हूं और मैं आपसे भी निवेदन ये करूंगा कि उसको थोड़ा देखना चाहिए। मतलब बात मानने और ना मानने की नहीं है, पर जरा देखा जाए आधुनिकता से जोड़ करके
कि आज के संसार में जो हमको समस्या दिखाई दे रही है उसका संबंध आधुनिकता से है या नहीं है। मुझे लगता है, और वो संकट का सबसे बड़ा एक मुझे जो जिसका मेरे पास तो कोई समाधान है ही नहीं, वो ये है कि आज के युवाओं का, और युवा का मतलब ये नहीं है कि 18, 20 या 22 साल, मैं ये मानता हूँ आज 50, 55, 60 साल से नीचे के सब लोगों का परसेप्शन गड़बड़ हो गया है। वो देख नहीं पा रहे हैं, देख करके भी। उसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक घटना है, गांधी जी एक बार ट्रैवनकोर की यात्रा कर रहे थे, राजा से मिलने जा रहे हैं, वहां के हरिजन यात्रा के दौरान की बात है, और गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में किसान खेतों में काम कर रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से उतरे और एक किसान के पास जाकर पूछते हैं, तुम्हारे राजा का नाम क्या है? तो किसान अपना काम धंधा छोड़ देता है और ऐसे खड़ा होता है, गांधी जी की तरफ देखता है और बोलता है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, असली राजा तो वो है। ऐसा किसान बोलता है, और गांधी जी इस उत्तर को सुन के बहुत खुश होते हैं। आप कल्पना कीजिए, हम और आप भी गाड़ी में जा रहे हैं और हम भी उतर करके किसान से पूछते हैं कि तुम्हारे राजा का या कलेक्टर का या जिले का नाम क्या है, और वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है इससे, मुझे तो नहीं मालूम। तो हम क्या सोचेंगे? हमारे मन में ये भाव उठेगा कि इसको थोड़ा, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, इसको स्कूल वूल जाना चाहिए था, स्कूल जाता तो जानकारी होती, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह का कोई भाव उठेगा। अखबार तो पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। गांधी जी खुश होते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये भारत का साधारण आदमी कितना, इसको तो निडर बनाने में कोई समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये राजा की परवाह नहीं करता, असली राजा तो वो है। इसके मन में ये पहले से बैठा हुआ है, इसको तो अनलर्निंग की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को अगर ठीक करना हो गांधी जी को, तो पहले अनलर्निंग करानी पड़ेगी। जो पढ़ा पढ़ाया है उसको पहले वो उस भूत को उतारना पड़ेगा, फिर सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। पर इस साधारण का तो भूत उतरा हुआ है, ये तो ठीक ही है, इसको थोड़ा सा और कर देंगे तो ये एकदम निडर बन जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो दिमाग है गांधी का, जो ये बात उस किसान को देख करके ये ऐसा सोच पाता है, वो दिमाग एक इनोसेंट दिमाग है, एक दूसरी तरह का दिमाग है। वो दिमाग क्या हम पुनर्जागृत कर सकते हैं आज? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत है। इसी में एक और बात मैं जोड़ता हूं कि मुझे लगता है हिंदुस्तान का साधारण का दिमाग और मेरा दिमाग, मेरा मतलब पवन गुप्ता नहीं, पढ़े लिखे का दिमाग बिल्कुल अलग हो गया है। मैं जब रास्ते में चलता हूं शहर में, तो मेरी नजर कुछ भी ऊट पटांग लिखा हो उधर जाती है, कुछ भी लिखा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर मेरी नजर उस तरफ आकर्षित होती है जहां हिंदी या अंग्रेजी या जिस भाषा को मैं पढ़ सकता हूं उसके कुछ अक्षर लिखे होते हैं, अपने आप वहां चली जाती है और मैं उसको पढ़ने लगता हूं और फिर सोचता हूं क्यों पढ़ा, क्या मतलब था इसका। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसी रास्ते पे जब चलता है तो उसकी नजर कहां जाती होगी। मैं कभी अक्सर ये बात सोचता हूं कि मेरी नजर जिधर जाती है, पढ़े लिखे की नजर जहां जाती है, पढ़े लिखे को जो सुनाई देता है, पढ़े लिखा जैसा सोचता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसकी नजर कहां जाती होगी, वो क्या सुनता होगा और वो क्या कैसे प्रोसेस करता होगा। और क्या मैं अपने को, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या मैं ये मान लूं कि मेरी प्रोसेसिंग उससे बेहतर है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, ऐसा मैं मान लूं? तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस अब नहीं है कि मैं ऐसा मान लूं, क्योंकि मैं अपने को, पढ़े लिखे को, जब मैं उस साधारण से तुलना करता हूं तो मैं अक्सर पाता हूं कि वो साधारण हम पढ़े लिखों से कहीं बेहतर है।
जो चीजें जीवन में काम की हैं उन सारे में वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पॉकेट में 100 रुपए मेरे भी हों और वो भी हों और आप आके मेरे मित्र हैं और मांग लें, तो मैं थोड़ा उसमें कैलकुलेट करके ही सोचूंगा कि दूं कि नहीं दूं, आएंगे कि नहीं आएंगे। पर मैंने देखा है वो साधारण के पास 100 रुपए है वो निकाल के दे देगा। अगर उसका कोई मित्र या सहयोगी आया है वो ज्यादा सोचेगा नहीं। ये मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है कई चीजों में। गुरुजी ये कहा करते थे कि एक बार वो कोई किसान था, खेत में बैठा हुआ अपनी फसल काट रहा था, उसके चोट लग गई, खून बहने लगा। कॉलेज के लड़के खड़े थे, वो आपस में बात करने लगे, क्या करें, इसका ये है वो है, बात कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। इतने में एक लड़का, गरड़िए का लड़का वहां से गुजरा, उसने भी देखा, उसने अपने पगड़ी को निकाला, उसमें से एक फाड़ा का कपड़े को और उसके लपेट दिया। उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो ये उस बच्चे का मानस, उस गलड़िए के बच्चे का मानस और ये कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का मानस, इसमें क्यों ये परिवर्तन हो गया है, ये क्या हो गया है, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। और जो बात मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूं वो 2 बातें और मैं करूंगा जिस पे मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ हो सके तो करें। एक तो भाषा की बात मैं यहां लाना चाहता हूं कि 3 बार मैंने ट्रिपल IIT हैदराबाद में पढ़ाया, एक सेमेस्टर। और मेरे को एक दिन ऐसा लगा, अचानक ये लगा कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये लोगों को वहां से कॉलेज से निकल के 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाती है। अच्छा कॉलेज माना जाता है कंप्यूटर साइंस का। मेरे को एक दिन लगा कि इनकी भाषा चौपट है, इनके पास भाषा नहीं रही है। ये मानते हैं कि इनको अंग्रेजी आती है, ऐसा इनको एक गुमान है अपने बारे में कि हमको अंग्रेजी आती है, और अपनी भाषा भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, तेलुगु हो या हिंदी हो। लेकिन मुझे लगा इनको भाषा नहीं आती है और मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया। मैंने बोला एक लेख लिख के मुझे दो। तो क्या चीज पे लिखें? तो मैंने बोला खिड़की के बाहर झांको और जो तुम 2 मिनट में तुमको जो भी समझ में आए, तुम्हारी कल्पना में आए या जो तुमको दिखाई दे, जो भी समझ में आए उस पर लिख के दो। क्योंकि मुझे कोई भी विषय दूंगा तो गूगल से वो निकाल लेंगे, इसलिए मैंने ऐसा एक सुना। और मैंने कहा जिस भाषा में आपको लिखना है आप लिखिए। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में लिखो, तेलुगु में लिखना है तेलुगु में लिखो। और आप विश्वास करो, अगर मैं आपको वो दिखाऊं उनका लिखा हुआ, तो आप बोलेंगे कि 5वीं 6ठी का बच्चा इससे बेहतर लिख सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, वाक्य की मिस्टेक्स तो थी ही, कल्पना भी नहीं, नदारत थी उसमें। फिर मैंने एक भाषाविद से बात की, तो उसका ये कहना था, वो सही है या गलत मैं नहीं जानता, कि ये जो आज के लड़के हैं लड़कियां हैं जो कॉलेजों में जाते हैं, जो ये मानते हैं कि हमको अंग्रेजी आती है, उनकी पूरी वोकैबुलरी 3500 शब्दों से ज्यादा की नहीं होती है। शब्द भंडार उनका अंग्रेजी का और अपनी भाषा क्योंकि उन्हें छोड़ छाड़ दी है, तो उसको भी ले लें तो 3500-4000 से ज्यादा नहीं बढ़ती है। और उस आदमी का ये कहना था कि इसका माँ या इसके पिताजी उनको अंग्रेजी जानते हो या न जानते हो, उनका शब्द भंडार 6-7 हजार शब्दों का होगा। और ये लड़का जो अपने को पढ़ा लिखा मानता है, इसका शब्द भंडार 3,500-4 हजार शब्दों का है। तो वो पर ये इसकी सेल्फ इमेज ये है कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माँ बाप से, और मैं अंग्रेजी जानता हूँ इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। पर इसके सोचने की दुनिया उन 3,500-4,000 शब्दों में सिमट गई है, और इसके माँ बाप की दुनिया उससे बड़ी दुनिया है, पर इसको पता ही नहीं है। और ये बहुत बड़े स्तर पे हमारे देश में हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। आप 20-22 साल के बच्चे से पूछिए कि तुमको कितने मुहावरे आते हैं, कितनी कहावतें आती हैं, तो मुझे लगता है वो शायद ही 4-5 के आगे बढ़ पाए। अंग्रेजी की तो आती ही नहीं है, और हिंदी और अपनी भाषा की बोली की भी भूल भाल गए। तो ये जो दिमाग बन रहा है देश का, इसमें इसी से विचार बन रहे हैं।
और विचार कहाँ से बन रहे हैं? जो आईएएस में बैठता है उसका हिंदू अखबार पढ़ के विचार बनता है, और वो ये मानता है कि इसको, क्योंकि उसको पढ़े बिना वो आईएएस में पास नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा एक हम फंसते चले जा रहे हैं कि हमारी, जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो लगा दी जाती है कि न दाएं दिखे और न बाएं दिखे, ऐसा दिमाग बनते जा रहा है। ये दिमाग कैसे धर्मपाल वाला दिमाग बने, कैसी वो दृष्टि रविंद्र शर्मा वाली दृष्टि बने, और कैसे गांधी वाली दृष्टि बने, ये चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि गुरुजी कई बार बोलते थे कि भाई कुछ जा रहे हो, कुछ भी देखने के लिए निकल जाओ, कुछ भी देखने निकलोगे तो कुछ दिख जाएगा। मैं नहीं मानता कि दिखेगा, क्योंकि वो जो इनविजिबल दोनों तरफ वो पड़ा हुआ है ना, घोड़े के जैसे होता है ना, कुछ दिखता नहीं, घुमा दीजिए आप कितना भी, पर दिखेगा नहीं। तो ये दिमाग कैसे खोला जाए? मुझे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन दिखाई देता है कि ये आस्था भी नहीं। आस्था का मतलब ये मत मानिएगा कि मैं कोई शिव जी में आस्था और भगवान राम में आस्था और वगैरह वगैरह मैं ये बोल रहा हूँ। आस्था मतलब किसी पे तो टिकेंगे ना, कहीं तो आप टिकेंगे। ये रैशनैलिटी नीड्स टू बी क्वेश्चनड। आजकल जो इसकी बात होती है रैशनल दिमाग, इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन करने की जरूरत मुझे लगती है, दिमाग को खोलने की जरूरत लगती है। छोटी छोटी दो बातें और, स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान गया पारंपरिक नॉलेज सिस्टम के ऊपर। हमारे साधारण गांव का आदमी बहुत चीजों को मानता है। जैसे उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र का एक किसान हमको एक बार मिला, वो बोलता है कि मेरे गांव में एक आदमी है जो एकदम सही आपको बता देगा कि आज उसके गांव में बारिश होगी, कल होगी, परसों होगी, फलाने दिन होगी या नहीं होगी, और वो कभी गलत नहीं होता है। कैसे बताता है वो शाम के वक्त पश्चिमी आकाश को देखता है अपने गांव का, और अगर पश्चिम का आकाश सूर्यास्त के वक्त रक्तिम होता है तो वो एक डायरी में नोट कर लेता है, और उसके 9 महीने बाद ये उसका दावा है कि उसके 9 महीने बाद उस गांव में बारिश होके रहेगी। अगर आज उसके गांव का आकाश रक्तिम है, रक्तिम माने ब्लड रेड, तो उस गांव में 9 महीने बाद बारिश होके रहेगी, ऐसा उसका दावा है, और वो बोलता वो कभी गलत नहीं हुआ। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि ये सही है गलत है, ये आप देखिएगा। मैं इस बात पे जा रहा हूं कि वो कैसा दिमाग है जो आसमान के रंग को देख के 9 महीने के बाद उस गांव में क्या घटेगा बारिश, उसको जोड़ता है, आज का आकाश और 9 महीने बाद होने वाली बारिश। आज हमारा दिमाग कैसा है कि अगर कोई स्विच दबाए और यहां बत्ती जल जाए तो हम उसको जोड़ लेंगे, और हम अपने को बहुत होशियार मानेंगे कि हमने ये कनेक्शन बैठा दिया, कोई ने बताया नहीं, पर ये स्विच का उस बत्ती से कनेक्शन है, क्योंकि इसमें समय का अंतराल नहीं है, उसमें 9 महीने का अंतराल है, और वो जोड़ रहा है वो दिमाग। अलग अलग घटनाएं जो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, और अलग अलग समय का बहुत बड़ा अंतराल, इसको जोड़ लिया, ये दिमाग हमारा गायब हो गया है। गांधी जब नमक वहां से उठाते हैं, सब लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता, पर गांधी मानते हैं कि इससे कुछ होगा, और हुआ। तो वो दिमाग जो नमक को लोगों को आंदोलित कर दे, उस चीज को जोड़ पा रहा है, और जो मॉडर्न माइंड है वो ये नहीं देख पा रहा है ये संबंध। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो दिमाग हमने खो दिया है उसको भी देखने की जरूरत है। हमारी भाषाओं में, सारी भाषाओं में, एक गोष्ठी की थी मैंने भाषाओं के ऊपर, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजी और तमिल के बीच में वही संबंध है जो तमिल और हिंदी के बीच में है, तो अंग्रेजी से क्यों बैर। तो हमने भारतीय भाषाओं पे एक गोष्ठी की, और उसमें एक चीज निकली कि सारी भारतीय भाषाओं का वाक्य निर्माण एक ही प्रकार का है,
मेरा हाथ जल गया, मैं गिर गया, काम हो गया, सब कुछ होता है यहाँ। अंग्रेजी में सब कुछ किया जाता है। I burnt my hand, I fell down, the work is done. हमारे यहाँ काम is not done हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, हर चीज होती है। ये तमिल में भी है, सारी भारतीय भाषाओं में। तो मेरा ये कहना है कि हम कहीं कुछ खो तो नहीं दिए, और अगर वो खो गया है तो क्या हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं? उस प्राप्त करने में कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हमको दूसरी तरह का दिमाग की जरूरत है आज की जो समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए? ये सोच करके मुझे लगा कि हम लोगों को लगा कि ये तीन, धर्मपाल, गांधी और रविंद्र शर्मा, इनमें से हमको कुछ सूत्र मिल सकते हैं, इस पे कुछ शोध करने की जरूरत है, और यही नहीं और भी आगे बढ़ा जा सकता है, जिससे कि हमको कुछ कम से कम हम क्या हैं ये तो ढूंढे पहले। हमारी आत्म छवि क्या है, हमारे सोचने के ढंग क्या रहे हैं, वो सोचने के ढंग क्या बेहतर हैं या गड़बड़ है, ये कम से कम इस पर सोचा तो जाए। तो मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। और ध्रुव जी, आज इनका मैं थोड़ा परिचय दे दूं। ध्रुव शुक्ल मध्य प्रदेश शासन ने बहुत साल पहले एक धर्मपाल शोध पीठ नाम की एक संस्था ही कहेंगे बनाई थी। ध्रुव जी उसके अध्यक्ष हैं। और अभी आपको कितने 6 महीने हुए? हाँ, 4-5 महीने हुए हैं, और बहुत लगन से लगे हुए हैं उसको फिर से रिवाइव करने में। उसमें अभी तक कोई खास काम वाम हुआ नहीं है। तो ये बहुत हम लोगों का एक सौभाग्य है कि वो यहाँ आए इस गोष्ठी में, और आज ही वो चले जाएंगे 2-2:30 बजे। तो पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी बात रखते। और गीता भी आई हैं। गीता वैसे धर्मपाल जी की बेटी हैं, और बहुत साल विदेश में पढ़ाया। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग में एक है, उसमें ये उसकी डायरेक्टर भी रही और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रही। बहुत वर्षों वहाँ पे काम किया, और अब जलगांव में एक गांधी रिसर्च फाउंडेशन एक संस्था है, जैन साहब ने खोली थी। उसमें अब ये 1 साल से परमानेंट, पहले आती रही है 1-1, 2-2 महीने के लिए जाड़े में आती, अब वहाँ पे परमानेंटली वहाँ पे बेस बना के काम कर रही है। तो और धर्मपाल जी का पूरा काम को ये आगे बढ़ा रही है। तो दोनों हैं। पर गीता तो तुम यू आर हियर टुडे, टुमारो यू आर गोइंग, आप